और वीआईपी प्रोटोकॉल की शर्मनाक मिसाल हमीरपुर में देखने को मिली है। यहां यमुना पुल पर चल रहे मेंटेनेंस के चलते आम जनता के लिए आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब मृतका के बेटे का शव पैदल लेकर जाते वीडियो और विधायक की गाड़ी को पुल पार कराते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि पुल पर रोक की वजह से उसे शव स्ट्रेचर पर लाद कर 1 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही है। इससे पहले डीएम घनश्याम मीणा द्वारा पुल बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन वीआईपी काफिले के लिए इस आदेश को अनदेखा किया गया। यह दोहरा मापदंड जनता के बीच आक्रोश का कारण बना हुआ है। और देखिए, अब वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और यह वीडियो सिस्टम पर बड़े सवाल उठा रहा है। और ये देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। एक पुल है लेकिन नियम अलग अलग है। विधायक जी की गाड़ी जो कि पास होती हुई नजर आ रही है और शव नहीं ले जा सकती है जनता। देखिए किस तरह से पैदल जाते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। शव को उन्होंने स्ट्रेच पर उठाया हुआ है। तो एक पुल है लेकिन नियम अलग अलग है, जो सिस्टम पर बड़ा सवाल उठा रहा है। तो बता दें, यमुना पुल है ये और यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है और आम जनता के लिए आवागमन जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और मृतका का ये बेटा है जो कि शव पैदल लेकर जा रहा है। और देखिए, विधायक की ये गाड़ी है जो पुल पार करते हुए वायरल हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधायक जी की गाड़ी जिस समय पुल बंद किया जा रहा था उसी समय निकाला गया है, जो कि विधायक जी का भाई का तबीयत बेहद खराब था। उस समय पुल को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया था और न ही उस समय कार्य चालू किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस द्वारा जो मां को लाया गया था उस समय काम पूर्ण रूप से चालू था और स्लैब पूर्ण रूप से उठा हुआ था, इसीलिए एम्बुलेंस को नहीं निकाला जा सकता। ये 2 घटनाओं को अलग अलग जो घटनाएं हैं उनको जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया गया है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए, हमारी छवि धूमिल करने के लिए और प्रशासन की छवि धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया है। जो दूसरी घटना है वो दोपहर के आसपास की है, जिस समय पुल पूरी तरीके से बंद था। उस समय मुझे लगता नहीं है कि जो वहाँ पर बोल्डर रखे जाते हैं उनको हटाने के लिए वहाँ मशीनरी रहती है या नहीं रहती है, मुझे इसका संज्ञान नहीं है। लेकिन जब पुल 6 से 7 के बीच में पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तो वो भारी भारी जो बोल्डर है उनको हटाने के लिए क्या व्यवस्था होती है मुझे जानकारी नहीं है। तो ये 2 घटनाओं को मिला करके दिखाया गया है और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उनकी डेड बॉडी लेके आ रहा था गाँव कल शनिवार को दिन, तो मैं पुल पे आया तो पुल बंद था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी जानकारी ली कि पुल खुल सकता है कि नहीं। तो फिर कोई बोला कि वहाँ पुलिस वाले हैं, उनसे बात कर लीजिए आप। तो मैं पुलिस वालों के पास जाके हाथ विनती की कि सर मेरी गाड़ी निकलवा दीजिए हो सके तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आप चाहो तो कोई मदद उसी कर लो, ये तो कहीं से आप दूसरी जुगाड़ कर लो। सरकार से मैं यही करना चाहूँगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ में कुछ होना चाहिए, मेरी कुछ मदद होनी चाहिए। तो देखिए, एक पुल है जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं और नियम अलग अलग है। विधायक जी की गाड़ी है जो कि पुल पास करती हुई नजर आ रही है और देखिए, शव जो है वो जनता नहीं ले जा सकती। स्ट्रेचर पर किस तरह से ये बेटा है जो कि अपनी मां का शव ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए करीब, और असद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद देखिए, ये वीडियो सामने आया है। एक तरफ विधायक की गाड़ी है जो कि इसी पुल से पास हो रही है और दूसरी तरफ तस्वीरें सामने आई है, स्ट्रेचर पर शव ले जाता हुआ बेटा नजर आ रहा है। सिस्टम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या डीएम ने जो आदेश जारी किया वो विधायक पर लागू नहीं होता, सिर्फ आम जनता पर लागू हो रहा है? जी मैं भी आपको बता दें, जैसे कि डीएम ने जो आदेश जारी किया था कि शनिवार और रविवार को वहां पर मेंटेनेंस वर्क चलेगा ब्रिज में, तो पुल पूर्णतया बंद रहेगा। केवल पैदल वाले जो इमरजेंसी लोग हैं उनका आना जाना लगातार रहेगा। फिलहाल नीति एक थी पर दोहरी नीति यहाँ देखने को मिली है, क्योंकि एम्बुलेंस में सब रखा था। बेटा चाहता था कि अपने सुमेरपुर का रहने वाला था कि सब को पार करके एम्बुलेंस आ जाए और आराम से सब जा सके। पर वहां पर देखा गया प्रशासन द्वारा
कि वहाँ पर सब के जो एम्बुलेंस उसको रोका गया, जिससे परेशान होकर उन्होंने काफी मन्नतें भी मांगी, कई लोगों से तो बोला भी मेरी हेल्प कर दो, जो एम्बुलेंस को पुल पार हो जाने दो, पर वहाँ पर किसी ने पीड़ित पक्ष की नहीं सुनी। और तब जाकर स्ट्रेचर पर सब रखा, बेटा और ये जो एम्बुलेंस का चालक था वो दोनों उन्होंने 1 किलोमीटर पैदल चले, और इतनी गर्मी थी कि 5-6 जगह वो रुके भी, उसके बाद पूरे पुल को पार किया। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि विधायक जी की गाड़ी आ रही है और आराम से बैरिकेड हट रहे हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत पुल से पार हो रही है। बाकी बिल्कुल असद, कहीं ना कहीं ये वीडियो बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और जिस तरह से अब ये वीडियो सामने आया है काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है, क्या किसी बड़े आला अधिकारी का इसको लेकर बयान सामने आया है? जी मैं भी बात बता दें, अभी तक किसी भी आला अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। जो विधायक हैं डॉक्टर मनोज प्रजापति, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया पूरे मामले को दी है, जैसे कि हमारे चैनल ने दिखाया भी दर्शकों को अभी। वहीं दूसरी ओर जो पीएमसी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं MP वर्मा, उन्होंने भी अपनी बात पूरी रखी है कि पुल जब ये एम्बुलेंस पहुंची थी वहाँ पुल पर कार्य चल रहा था, इसके चलते एम्बुलेंस पार नहीं हो पाई, और ये जो विधायक हैं जब उनकी गाड़ी गई वहां पर पुल बंद किया जा रहा था तो उनकी गाड़ी को पार कराया गया। हमने अपना पक्ष रखा है। मयूरी जी धन्यवाद असद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दोहरी नीति यहाँ पर देखने को मिली है। पुल एक ही है लेकिन नियम अलग अलग है और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है और देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कोई कार्रवाई इस पर की जाती है या नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर आगरा से है, जहां मिट्टी का ढाई गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। इलाज के दौरान 2 महिलाओं की मौत हुई। अब तक 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की जान चली गई है। मिट्टी लेने गए 10 लोग दबे थे, 6 का इलाज चल रहा है। 6 लोगों का भरतपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। पाइपलाइन के गड्ढे में मिट्टी निकालने गए थे। फतेहपुर सीकरी गाँव उत्तू के रहने वाले हैं सभी। फतेहपुर सीकरी के राजस्थान यूपी बॉर्डर की ये पूरी घटना है। तो देखिए मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और ये तस्वीरें भी हम आपको घटनास्थल से दिखा रहे हैं कि बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। इलाज के दौरान 2 महिलाओं की मौत हुई है। अब तक 3 महिलाओं समेत 4 लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष देखिए मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, क्या अपडेट है मामले में, क्या ये संख्या और भी बढ़ सकती है? जी देखिए मयूर, आपको बता दें ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। फतेहपुर सीकरी के बॉर्डर इलाके के राजस्थान क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। जो सभी जो मृतक हैं, मृतकों की संख्या 4 हो गई है। जब घटना हुई थी, जब मौके पर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, उसके बाद जब अस्पताल में 2 महिलाओं ने भी दम तोड़ दिया है और फिलहाल जो बाकी 6 घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्दनाक हादसा है, पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। यहाँ फतेहपुर सीकरी पुलिस भरतपुर में जहाँ इलाज चल रहा है वहाँ मौके पर मौजूद है। पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रही है, हर संभव मदद का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हादसा है। जी बिल्कुल, कई लोग इस हादसे में दब गए थे, क्या सभी को बाहर निकाल लिया गया है? किस तरह से अभी मौजूदा स्थिति बनी हुई है? ये देखिए, अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जेसीबी मंगाई गई, जेसीबी से गड्ढा खोदकर मिट्टी हटाकर वहां से सभी घायलों को निकाला गया। उसके बाद अस्पताल में तुरंत उन्हें भर्ती कराया गया है। और हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन और राजस्थान की जो प्रशासनिक टीम है वो भी अस्पताल में पहुंची हुई है। जो डेड बॉडी है उन्हें मोर्चरी भिजवाया गया है, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर बहराइच से है, जहां भारत नेपाल सीमा से 7 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं और मुकदमा दर्ज किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान हुई संदिग्धों की गिरफ्तारी है, जहां नेपाल से भारत में प्रवेश करने के दौरान ये गिरफ्तारी की गई है। संदिग्ध सफेद रंग का बैग और दूर संचार यंत्र बरामद किया गया है। गिरफ्तार 7 व्यक्तियों में से 4 महाराष्ट्र के, 3 यूपी के, नेपाल के नसीम शेख से मिलकर आ रहे थे। सभी इस्लामिक संघ का सक्रिय सदस्य है नसीम शेख। मामले को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जांच पड़ताल कर रही है। थाना रुपई डिहा इलाके के नेपाल सीमा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस्लामिक संघ का सक्रिय सदस्य है नसीम शेख, जिससे मुलाकात कर सभी लोग आ रहे थे। अब मामले को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जांच पड़ताल कर रही है।
भारत नेपाल सीमा से 7 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। एफआईआर दर्ज हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। नेपाल से भारत में प्रवेश करने के दौरान सभी को गिरफ्त में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आगे की जांच पड़ताल भी अब काफी तेजी से की जा रही है। भारत नेपाल सीमा से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। तो संदिग्धों से दूरसंचार यंत्र और सफेद बैग भी बरामद किया गया है। और सैयद रेहान कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेहान, गिरफ्तारी को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है? देखिए, ये मामला बहराइच के रुपैला थाना क्षेत्र के नेपाल बॉर्डर का है, जहां पर नेपाल से भारत में प्रवेश करते हुए जो 44 कार से प्रवेश कर रहे थे उनको रोका गया, उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से सफेद बैग बरामद हुआ, जिसके अंदर से जो दूरसंचार आरटी सेट है वो बरामद हुआ है और वो जिसमें से 4 महाराष्ट्र के हैं और 3 यूपी के लोग बताए जा रहे हैं। ये जो नेपाल के बाकी जिला के निवासी एक नसीम खान है, जो वहाँ के इस्लामिक संघ के सक्रिय सदस्य हैं, उनसे मिलकर वापस आ रहे थे जब इनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने इनको संदिग्ध बताते हुए इन पर सुसंगत धारा मुकदमा दर्ज किया है। इनके पास से वॉकी टॉकी, दूरसंचार जो यंत्र है, आरटी सेट ये बरामद किया है। इन सभी को जेल भेजा जा चुका है और पुलिस इसको लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस ने मुंबई की जो पुणे पुलिस है उससे संपर्क किया है, साथ ही साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको लगाकर इन सबकी तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है और इनका सर्विलांस भी खंगाला जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। और शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बता दें कि डायल 112 पर धमकी दी गई। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में एक बाबा को गिरफ्तार किया है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है ये बाबा। थाना जलालाबाद के उबरिया मंदिर में से गिरफ्तारी की गई है। तो देखिए, पुलिस तुरंत एक्शन में आई और एक बाबा को गिरफ्तार किया गया है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है ये बाबा। फिलहाल आगे की भी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। थाना जलालाबाद के उबरिया मंदिर से गिरफ्तारी की गई है। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। और अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से इस मामले में बाबा की गिरफ्तारी हुई है? देखिए मयूरी, आपको बता दें कि कल देर शाम जिस तरीके से 112 पे सूचना मिली थी कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तो उसके बाद एसपी ने कई टीमें लगाकर छानबीन करी, जिसके बाद एक धर्मेंद्र कुमार नाम का बाबा गिरफ्तार किया गया है और उसके पास वो मोबाइल भी बरामद हुआ है। कुल मिलाकर पुलिस ये कह रही है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यही वजह थी उसने कॉल करके धमकी दी। फिलहाल बाबा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां बिजली विभाग के संविदा कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। सदरपुर के बाहर खेत के पास तार जोड़ रहा था। लापरवाही में सप्लाई चालू करने से राजेश की जान चली गई। मलियाबाद सदरपुर अमानीगंज पावर हाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो लापरवाही में सप्लाई चालू करने से राजेश की मौत हो गई है। और रत्नेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारी? आपको बता दें, आज सुबह जो है ये अमानीगंज का ये पावर हाउस का जो है ये कर्मचारी है और ये मधवापुर गांव में लाइन जोड़ने के लिए जाता है। वहां पे जो है इसको जो है करंट लगने से इसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आपको बता दें, लेकिन लापरवाही इतनी है कि जो है वहां पे सिट डाउन लेके जाता है और वहां पे किसी तरीके से उस लाइन को जोड़ दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। और आपको बता दें, इस कर्मचारी की मौत के बाद कई घंटों बाद वहां पे बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचता। स्थानीय लोग जो है पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस जो है इस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है और लापरवाही से एक की जान चली गई है। तो अमानीगंज पावर हाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बिजली विभाग के संविदा कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की देखने को मिली है।
और खबर बुलंदशहर से है, जहां मौलाना ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने मदरसे पर पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के चैनपुरा मोहल्ले का पूरा मामला है। तो पुलिस ने आरोपी मौलाना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी? ये मामला बुलंदशहर के शिकारपुर का है, जहां एक मौलाना ने मदरसे में एक मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। वहां परिजनों ने हंगामा किया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है। कहीं न कहीं ये घिनौने काम जो अवैध तरीके से मदरसे बना रखे हैं उनमें चल रहा है। और ये इसी बात को लेकर कल बुलंदशहर में एक 5 साल की मासूम 7 साल की मासूम बच्ची के साथ में एक मस्जिद में रेप होता है। कहीं न कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि जो लोगों की मानसिकता है वो कहाँ तक पहुंच गई है। जो मौलाना है, जो मदरसे में सिखाते हैं, वही लोग घिनौने ऐसे काम करेंगे तो आगे कैसे चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 जुलाई से लागू होगी नई शर्तें। आधार अनिवार्य होगा। बता दें कि IRCTC वेबसाइट और ऐप पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आधार नंबर IRCTC प्रोफाइल से लिंक होगा। वेरीफाई कराना होगा। 15 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग में OTP वेरिफिकेशन भी तत्काल बुकिंग के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। अब 30 मिनट तक एजेंट तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट तक नहीं कर सकेंगे, जिससे आम यात्रियों को प्राथमिकता मिल सकेगी। तो एक बड़ा बदलाव जो है देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में ये बड़ा बदलाव किया गया है। 1 जुलाई से लागू होंगी ये नई शर्तें। तो 1 जुलाई से ये जो शर्तें हैं वो लागू कर दी जाएंगी। आधार अनिवार्य रहने वाला है। तो ऐप पर आधार अनिवार्य होगा। आधार नंबर IRCTC प्रोफाइल से लिंक और वेरीफाई कराना होगा। 15 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग में OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी, जहां तत्काल बुकिंग के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी किया गया है। वहीं पंजाब में क्रिकेट खेलते वक्त दिल का दौरा पड़ा। बता दें कि फिरोजपुर में बल्लेबाज की मैदान पर ही मौत हो गई। 6 मारते ही युवा बल्लेबाज को हार्ट अटैक आ गया और देखिए 6 लगाकर जमीन पर बैठा फिर लेट गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही खिलाड़ियों ने CPR देने की कोशिश की, लेकिन युवा बल्लेबाज को बचाया नहीं जा सका और उसने दम तोड़ दिया। देखिए वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्रिकेट खेलते खेलते किस तरह से जान गई है। तो पंजाब में क्रिकेट खेलते वक्त दिल का दौरा पड़ गया। फिरोजपुर में बल्लेबाज की मैदान पर ही जान चली गई। 6 मारते ही युवा बल्लेबाज को हार्ट अटैक आ गया और 6 लगाकर जमीन पर बैठा फिर लेट गया। अब वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही खिलाड़ियों ने CPR देने की कोशिश की, लेकिन देखिए युवा बल्लेबाज को बचाया नहीं जा सका। लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं और दिल का दौरा पड़ने से लोगों की जान जा रही है। ये लगातार खबरें सामने आ रही हैं और देखिए एक बार फिर से पंजाब में ये मामला देखने को मिला है, जहां दिल का दौरा पड़ने से युवा बल्लेबाज की जान चली गई है। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में दर्दनाक मंजर आप देख सकते हैं, किस तरह से युवा बल्लेबाज 6 मारते ही जमीन पर बैठा और लेट गया और उसके बाद उसकी जान चली गई। तो साथ ही खिलाड़ियों ने CPR दी, किस तरह से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बल्लेबाज को बचाया नहीं जा सका। तो वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा दर्दनाक मंजर इस वीडियो में है, किस तरह से क्रिकेट खेलते खेलते दिल का दौरा पड़ा और युवा बल्लेबाज की जान चली गई। तो लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं और देखिए एक बार फिर से ये मामला पंजाब में देखने को मिला है। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, दर्दनाक मंजर आप देख सकते हैं, किस तरह से युवा खिलाड़ी इसकी चपेट में आया, दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई है। तो आसपास जो साथी खिलाड़ी है, अफरा तफरी का ये माहौल भी देखने को मिला। सब इकट्ठा हुए, CPR देने की कोशिश की गई
और बल्लेबाज को बचाया नहीं जा सका। ये पूरा मंजर आप देख सकते हैं। तो ये पंजाब से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही दर्दनाक ये मंजर है। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो सिक्स मारते ही ज़मीन पर बैठ गया और उसके बाद वो लेट गया और देखिए जान चली गई। और खबर मथुरा से है, जहां नगर आयुक्त जग प्रवेश के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। पानीगांव यमुना किनारे अवैध अतिक्रमण हटा। खादर में खसरा संख्या 487 में अवैध कब्जा था। अवैध बाउंड्री और अस्थायी स्ट्रक्चर जेसीबी से ध्वस्त किया गया है। 30 से अधिक अस्थायी स्ट्रक्चर अवैध निर्माण हटाए गए हैं। अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपर आयुक्त की तरफ से कहा गया है और एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नगर आयुक्त की तरफ से कहा गया और देखिए एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। नगर निगम सीमा अंतर्गत पानी गांव में खादर की भूमि खसरा संख्या 487 पर संयुक्त ऑपरेशन के दौरान हमारे और प्रवर्तन की टीम के द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एक कार्रवाई की गई, जिसमें मेरे साथ सहयोगी जोनल अधिकारी श्री सीपी पाठक जी, सहायक नगर आयुक्त एवं ईटीएफ की टीम के साथ अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। और खबर रायबरेली से है, जहां भूमि विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। तोड़फोड़ के साथ फायरिंग का आरोप है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पत्थरबाजी में 4 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कुमडौरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तोड़फोड़ के साथ देखिए किस तरह से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त की गई है। दोनों पक्षों की तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पत्थरबाजी में 4 गाड़ियों के शीशे पूरी तरह से टूटे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। और खबर कन्नौज से है, जहां गेस्ट हाउस गोदाम में आग से लाखों का नुकसान हो गया है। 7 जनरेटर, 150 कुर्सी और अन्य सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। अंबेडकर नगर स्थित गेस्ट हाउस गोदाम में ये आग लगी है। तो गेस्ट हाउस में देखिए किस तरह से आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 7 जनरेटर 150 कुर्सियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। आसपास अफरा तफरी का ये माहौल भी देखने को मिला है। बोले ऊपर जा रहा है, देखो देखो कौन है ऊपर जाने को कौन। तो देखिए गेस्ट हाउस के गोदाम में किस तरह से आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भयंकर आग लगी है, बड़ा नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। लाखों का नुकसान हुआ है। बोले ऊपर जा रहा है, देखो देखो कौन है। तो गेस्ट हाउस देखिए पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। वहीं मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान दिल्ली सीएम ने प्रभु के चरणों में दिल्ली और देश की तरक्की की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा, हम पूरी मेहनत से दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। बता दें कि दिल्ली सीएम का मंदिर सेवायतों ने उनका पारंपरिक स्वागत किया और सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने पूरी तरह पुख्ता रखी। आज बहुत ही सुंदर बांके बिहारी जी के दर्शन यहाँ पे हुए और सभी साथियों के साथ हमने यहाँ पे प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करी कि विकसित भारत की छांव में विकसित दिल्ली भी आगे बढ़े, तरक्की करे। हर एक देशवासी पे प्रभु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और हम सब इस प्रार्थना के साथ कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली के विकास कार्य करेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे।
वहीं अब हम बात करेंगे जगन्नाथ यात्रा के। जिले को दुनिया भर के लोग बहुत ज्यादा और उत्साह से देखते हैं। इस साल यात्रा की शुरुआत 27 जून को हुई, जो होकर 8 जुलाई तक चलेगा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर पुरी के मुख्य मंदिर में गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। यह यात्रा 12 दिन तक चलती है और हर दिन का खास महत्व होता है। और आइए इसी को लेकर हम देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जय जगन्नाथ। सोशल मीडिया की बात करें या आम जन की, देश में इस वक्त हर किसी की जुबान पर जय जगन्नाथ ही है। पूरे देश में जगन्नाथ यात्रा शुरू हो गई है, जो 8 जुलाई तक चलनी है। ये यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर आरंभ होती है। इसका आयोजन ओडिशा के पुरी में खास तौर पर बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। कहा जा सकता है कि ये ओडिशा का सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। रथ यात्रा के दौरान 3 रथ निकाले जाते हैं, जिसमें से 2 रथों पर भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण के भाई बहन सवार होते हैं। रथ यात्रा शुरू होने से पहले तीनों रथों की पूजा की जाती है, जिसमें पुरी के राजा सोने की झाड़ू से मंडप और रास्ते की सफाई करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जानिए। भगवान जगन्नाथ को उनकी मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यात्रा निकाली जाती है। रथ पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा होते हैं। यात्रा ओडिशा के पुरी मुख्य मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक जाती है। तीनों देवताओं के लिए अलग अलग भव्य रथ बनाए जाते हैं। तीनों देवता श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। होता यह है कि साल भर भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में विराजमान रहते हैं, लेकिन इस दिन वो बाहर आते हैं और केवल रथ यात्रा के दिन आम भक्तों को भगवान के खुले में दर्शन का अवसर मिलता है। भक्तजन भगवान के रथ को खींचते हैं, जिसे अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। माना जाता है कि रथ खींचने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यात्रा ईश्वर की कृपा, भक्ति और सेवा भावना का प्रतीक मानी जाती है। देवता 7 दिनों तक श्री गुंडीचा मंदिर में आराम करते हैं। 7 दिन बाद बहुधा यात्रा के रूप में वापसी श्री मंदिर तक होती है। हम जानते हैं कि आपके मन में सवाल होगा कि भगवान के मौसी के घर पर जाने की क्या मान्यता है, तो इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। हुआ ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका जाते समय राधा रानी और ब्रजवासियों से वायदा किया था कि वो हर साल उनसे मिलने एक बार जरूर आएंगे। मौसी के घर जाते हैं भगवान। श्री गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 7 दिनों तक मौसी के यहाँ रहते हैं। मौसी के घर भगवान को पोड़ा पीठा नाम का खास पकवान चढ़ाया जाता है। ये पकवान मौसी के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इन 7 दिनों में वैसे ही पूजा, भोग और सेवा होती है जैसे पुरी के शिव मंदिर में भगवान की होती है। इन दिनों भक्त श्री गुंडीचा मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। 7 दिन बाद भगवान बहुधा यात्रा के माध्यम से अपने मूल स्थान श्री मंदिर वापस लौटते हैं। हम आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। जगन्नाथ यात्रा में निकाले जाने वाले तीनों रथों के नाम अलग अलग होते हैं, जिसका विशेष कारण होता है। जानिए तीनों रथों के बारे में। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है। इसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। ये रथ 42.65 फीट का होता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं। ये रथ लाल और पीले रंग का होता है। इस रथ के सारथी दारुक हैं। बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज है। इसकी ऊंचाई 43.30 फीट है। ये भगवान जगन्नाथ के रथ से बड़ा होता है। इसका रंग लाल और हरा होता है। इस रथ में 14 पहिए हैं। इस रथ के सारथी मातली हैं।
भगवान की बहन सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन है। ये रथ 42.32 फीट ऊंचा होता है। इसका रंग लाल और काला है। इसमें 12 पहिए लगे होते हैं और इसके सारथी अर्जुन है। बहरहाल हम तो आप सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान जगन्नाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आप देख रहे हैं